ऑलराइट, हम इंटरनल कंट्रोल्स डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हमने ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल्स में डिस्कस कर ली हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका डायरेक्ट लिंकेज है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो वो तमाम चीजें अभी हम डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन द इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात समझाई थी कि entity first of all they identify the risk, आइडेंटिफाई करने के बाद दे असेस द रिस्क, और फिर जब वो रिस्क को असेस कर लेते हैं यानी एक बिजनेस को कितना अफेक्ट कर सकता है, दे मैनेज दोस रिस्क। जब हम रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं, इनफैक्ट व्हाट वी आर डूइंग कि हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कैश है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपके कैश के स्टील होने का रिस्क है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको लॉकर में रखते हैं। ये जो लॉकर में रखना है, ये आपके पास क्या है, ये उसका एक कंट्रोल मेजर है। थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल लेते हैं। आप आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, यू हैव टू पे द सप्लायर इन द सप्लायर्स करेंसी, यानी आपके लिए फॉरेन करेंसी। जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो फिर आप अपनी लोकल करेंसी रिसीव करते हैं, यानी आपके कस्टमर के लिए वो फॉरेन करेंसी होगी। इसका मतलब यह है कि यू आर डीलिंग विद द फॉरेन करेंसी, और जब आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं तो यू आर एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ फॉरेक्स, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉरेक्स मार्केट जो है वो चेंज हो रही होती है। सो रिस्क ये हो सकता है कि जब आप रिसीव कर रहे हो तो आपकी लोकल करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाए अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, तो आपको कम पैसे मिलेंगे। वाइस वर्सा रिस्क ये हो सकता है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी लोकल करेंसी अगेन डेप्रिशिएट हो जाए, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। सो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप हेजिंग करते हैं। आपने अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में इसको काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो देखिए, जो हेजिंग हमने की है बेसिकली ये क्या है कि ये कंट्रोल मेजर है, राइट? ये एक कंट्रोल मेजर है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे आपको डाटा के स्टील होने का डर होता है तो वहां पे आप डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। जहां पे आपको सिस्टम के हैक होने का या अनऑथराइज एक्सेस का रिस्क होता है तो वहां पर आप फायरवॉल्स यूज करते हैं। जहां पे आपको वायरस या बग्स वगैरह का इश्यू होता है तो आप एंटीवायरसेस यूज करते हैं। आपको लगता है कि गलत प्रोडक्ट कस्टमर को ना चली जाए, तो इसलिए आप प्रोडक्ट भेजने से पहले उसकी क्वालिटी कंफर्म करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट आपने बनाया होता है। बेसिकली आप करते क्या है कि पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप कंट्रोल मेजर्स लेते हैं, यानी आप कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो याद रखें कि अगर रिस्क नहीं होंगे तो कंट्रोल्स की भी कोई नीड नहीं है। जिस तरह देखिए ना, आप गाड़ी को लॉक क्यों करते हैं? क्योंकि गाड़ी को आप इसलिए लॉक करते हैं कि गाड़ी अगर लॉक ना की तो गाड़ी के स्टील हो जाने का खदशा है, या गाड़ी के अंदर जो सामान है वो चोरी हो जाएगा। व्हाट इफ कि आप ऐसे जजीरे पे रहते हैं जहां पे आपके अलावा और कोई नहीं आता, कोई आ भी नहीं सकता, तो वहां पे तो आप गाड़ी अपनी ओपन भी छोड़ देंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि यार वहां पे तो कोई है ही नहीं। सो इसका मतलब ये है कि रिस्क होता है तो कंट्रोल्स होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क एक दूसरे के साथ अटैच है। पहले हम क्या करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको असेस करते हैं, देन हम कंट्रोल्स की बात करते हैं, और फिर कंट्रोल्स को हम मॉनिटर करते हैं कि जो कंट्रोल्स हमने इंप्लीमेंट किए हुए हैं क्या वो रिस्क को टैकल करने की कैपेसिटी में है, क्या वो टैकल कर रहे हैं, क्या वो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कहीं वो डिटोरिएट तो नहीं हो गए। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नेसेसिटी ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, और ऑलरेडी मैंने आपको उसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि रिस्क जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। जब बिजनेस एक टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा होता है, तो रिस्क जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। कुछ रिस्क इस तरह होते हैं कि अराइज होते हैं, देन ओवर द टाइम वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए रिस्क इमर्ज हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एंटिटी को रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है।
फिर उन रिस्क को असेस करना पड़ता है एंड देन अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्क को आपके पास मैनेज करना पड़ता है। लेट्स अज्यूम एक एंटिटी है, एक फॉर एग्जांपल उन्होंने रिस्क आइडेंटिफाई किया तो उनको लगा कि यार मार्केट जो बड़ी ओपन मार्केट है, यहाँ पे नए कंपेटिटर के आने का रिस्क है। तो उन्होंने क्या किया कि इस रिस्क को टैकल करने के लिए, अब चूंकि हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारी स्ट्रेटेजीज ही चल रही होंगी, ये पूरा स्ट्रेटेजी का एरिया भी हमारे पास मौजूद है। नए कंपेटिटर के आने का रिस्क है, तो आपने क्या किया कि आपने कहा यार कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी है, कस्टमर के साथ गुडविल आपने क्रिएट करनी है, कस्टमर के साथ अटैच रहना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर कोई कंपेटिटर मार्केट में आ भी जाएगा तो इतनी आसानी से हमारा कस्टमर ग्रैब नहीं कर पाएगा, इतनी आसानी से हमारा कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। देखें ओवर द इयर्स एप्पल ने क्या किया, एप्पल ने ओवर द इयर्स एक लॉयल्टी और एक गुडविल स्टैब्लिश की है, कस्टमर के साथ अटैचमेंट, कि यार कोई स्विच करने को तैयार ही नहीं है। रीजन क्या है कि उन्होंने ओवर द इयर्स इस चीज पे काम किया कि कस्टमर्स को क्वालिटी दी और कस्टमर्स को फीचर्स दिए, सिक्योरिटी दी, प्राइवेसी दी, इसलिए कि यार कस्टमर अटैच हो जाए उनके साथ, ब्रांड बन जाए, लॉयल्टी बन जाए, गुडविल बन जाए। तो जब इतनी ज्यादा गुडविल और लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है तो फिर स्विच करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड समटाइम्स स्विच की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा होती है कि स्विच करना अफोर्डेबल नहीं होता। लेट्स अज्यूम मैं अगर अपनी बात कर लूं, तो मैं चूंकि आई एम डीलिंग विद द क्लाइंट्स, मैं स्टूडेंट्स को भी डील कर रहा होता हूँ, क्लाइंट्स को भी डील कर रहा होता हूँ, मेरे लिए डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विच आई एम हैविंग इन माय फोन, which are my contacts and my correspondences with the client. So sometimes integration का भी एक फीचर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल करंटली आई एम यूजिंग द एप्पल और मैं एंड्रॉइड पे स्विच करना चाहता हूँ, इट्स नॉट दैट मच इजियर फॉर मी, क्योंकि आई वॉन्ट बी एबल टू ट्रांसफर ईच एंड एवरी डाटा इन इट। उसमें कहीं ना कहीं पे आपके पास टेक्निकल इंप्लीकेशन आ जाएंगी। कंपनी खुद इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं करती कि यार ताकि जो है ना ऐसा ना हो कि यार स्विचिंग स्विचिंग इतनी मुश्किल कर दो कि यार कस्टमर को अपने पास बांध के रखो कि कस्टमर जो है वो इतने आसानी से मूव ही ना कर पाए। ऑल्दो देयर कैन बी वेज ऑफ डीलिंग विद इट, बट आई एम टेलिंग कि यार हो सकता है कि वो लेमैन की समझ में ना आ रहे। So a risk can be defined as an unrealized future loss arising from a present action or inaction. A risk can be defined as unrealized future loss arising from a present action or inaction, कि अगर हम ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अगर हमने प्राइसेस रिड्यूस ना की तो कंपेटिटर प्राइसेस रिड्यूस कर देगा, कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस ना करना आपके लिए रिस्क बन रहा है। ठीक है, अगर हमने डिस्काउंट ऑफर ना किया तो फिर हो सकता है कस्टमर कंपेटिटर की तरफ मूव कर जाए। अगर हमने टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच ना किया तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। So a risk can be defined as an unrealized future loss arising from present action or inaction. Risk are the opportunities and dangers associated with uncertain future events. देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पर्टिकुलरली रिस्क की बात करें तो रिस्क की दोनों साइड्स एग्जिस्ट करती हैं। जिसका हम स्पेक्युलेटिव रिस्क होता है, वो उसकी दोनों साइड एग्जिस्ट करती हैं। और एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि अगर आप एक कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, सो देखें जो रिजल्ट्स हैं इट कैन बी बेटर देन एक्सपेक्टेड, इट कैन बी वर्स देन एक्सपेक्टेड, दोनों चीजें हैं ना। बेटर देन एक्सपेक्टेड क्या होता है, आप समझ रहे थे $5 का इंक्रीज आएगा, शेयर की प्राइस में $10 का इंक्रीज आ गया, बेटर देन एक्सपेक्टेड। वर्स देन एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है कि ऑपोजिट है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे देखिए जब आप रिस्क ले रहे हैं तो उसकी दोनों साइड एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब हम रिस्क को डिस्कस करते हैं तो हम हमेशा उसकी जो एडवर्स साइड है, उसकी जो डाउन साइड है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एक टीम है मैच खेलने जा रही है तो कहती है रिस्क ये कि हम मैच हार जाएं, कभी उन्होंने ये कहा है कि रिस्क है कि हम मैच जीत जाएं। या फॉर एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि खुदा ना खासा कोई पेपर दे रहा है और वो कह रहा है कि यार रिस्क ये है कि मैं फेल हो जाऊंगा। कभी आपने किसी को कहते सुना है कि रिस्क ये है कि मैं पास हो जाऊंगा? सो ऑब्वियसली जब हम रिस्क को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी एडवर्स साइड को डिस्कस कर रहे होते हैं, डाउन साइड को, जबकि नॉर्मली हम कहते हैं कि रिस्क जो है वो टू वे होता है, वो दोनों साइड्स आपकी उसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और फिर मैंने आपको ये इंटरनल कंट्रोल्स में एक्सप्लेन किया था कि वो रिस्क जो कि लिए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक रिस्क है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनानी है तो आपको प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ेगी, बगैर प्रोडक्ट लॉन्च किए प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप उस मार्केट में
मार्केट शेयर ग्रैब कर लें तो आपको उस मार्केट के अंदर एंटर होना पड़ेगा। विदाउट एंटरिंग इनटू द मार्केट, मार्केट शेयर ग्रैब नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। वो रिस्क जो कि लिए जाते हैं वो बिजनेस रिस्क हैं, एंटरप्रेन्योर रिस्क हैं, या स्ट्रेटेजिक रिस्क हैं। रिस्क लेंगे तो रिटर्न्स आएंगे, विदाउट रिस्क जो है वो रिटर्न्स की थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। फिर मैंने कहा था कि वो रिस्क जो है जो कि अवॉइड किए जाते हैं, इसकी मतलब एक, अगर आप एक वियर्ड सी एग्जांपल समझें, वियर्ड सी एग्जांपल ये कि कभी आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि यार वो कहे कि यार मैं आग में जाके देखता हूँ, फायर में जाके देखता हूँ कि मैं जलता हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली इस किस्म का रिस्क नहीं लिया जाता, क्योंकि यू नो इट कि जब आप आग में जाएंगे तो आप जल जाएंगे। आप बिजनेस कभी भी एरर्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करता कि यार अच्छा चलो देखते हैं। यार वो जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा ना फेसबुक वगैरह पे या इस तरह सोशल मीडिया पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, लोगों ने अपना गुजरते हुए वॉलेट गिरा दिया, सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि देखते हैं, वॉलेट गिरा के आगे चले जाते हैं कि देखते हैं कोई हमें आवाज देता है कि नहीं कि आपका वॉलेट गिर गया है। इस तरह के आप एंटिटी के अंदर रिस्क नहीं ले सकते कि लेट्स अज्यूम कि देखते हैं कि ओके एक एरर और फ्रॉड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देखते हैं कि लोग फ्रॉड करते हैं कि नहीं करते। ऐसा नहीं होता। या देखते हैं कि जनाब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है कि नहीं, जो स्टाफ आइडल बैठा है वो हमारी एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा कि नहीं, अगर स्टाफ जो है अवेलेबल नहीं है, स्ट्राइक्स हैं, तो क्या उससे हमारी आउटपुट अफेक्ट होगी कि नहीं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये वो कंट्रोल, ये वो रिस्क है जिनको आपने अवॉइड करना है। कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का रिस्क नहीं लेंगे, कभी भी आप स्टाफ की स्ट्राइक्स का रिस्क नहीं लेंगे, कभी भी स्टाफ आइडल बैठा है उसका रिस्क नहीं लेंगे, कभी भी आप ये रिस्क नहीं लेंगे कि मटेरियल की सप्लाई आपकी ब्लॉक हो जाए। इन सारे रिस्क को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। और जो रिस्क आपने लेने हैं वो आपके जो है वो बिजनेस रिस्क हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये वाई इनका रिस्क, और ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि रिस्क के बगैर जो है वो रिटर्न्स की थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपको जो है वो रिस्क लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक द रिटर्न्स। द नेचर ऑफ द रिस्क, रिस्क की मैंने आपको बताया कि यूजुअली दो साइड्स हैं। वो टू वे रिस्क जो होता है उसको हम स्पेक्यूलेटिव रिस्क कहते हैं, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल शेयर्स की थी। लेकिन जब इफ यू आर लुकिंग एट द डाउन साइड ऑफ द रिस्क, प्योर साइड ऑफ द रिस्क, नेगेटिव साइड ऑफ द रिस्क, दैट इज नोन एज द प्योर रिस्क। प्योर रिस्क को हम डाउन साइड रिस्क कहते हैं। Pure risk, also known as the downside risk, is a risk where there is a possibility that an adverse event will occur. Events might turn out to be worse than expected, and they cannot be better than expected. And when we are talking about the speculative risk, a two-way risk exists when the actual your future event might be either better or worse than expected. Pure risk and the speculative risk. आप कह सकते हैं कि ये जो आपके बिजनेस रिस्क होते हैं ना, ये जो आपके स्ट्रेटेजिक रिस्क होते हैं, ये ये स्पेकुलेटिव रिस्क होते हैं, टू वे रिस्क होते हैं। जैसे आप अगर आप एक नई मार्केट में एंटर हुए, अब यहाँ पे दो टू वे रिस्क है। या तो आप हिट हो जाएंगे, हिट हो गए तो बस फिर बल्ले बल्ले, फिर आपको सारा मार्केट शेयर मिल जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट लाइक ना की गई, तो जब आप इनिशियली फ्लॉप हो जाएंगे ना, तो फिर दोबारा आप वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि इनिशियली वो कहते हैं कि अगर आप ब्लॉक हो गए, इनिशियली कस्टमर ने आपको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो फिर जो है वो मार्केट में एंट्रेंस जो बहुत मुश्किल है। अब जाहिर बात है ये टू वे रिस्क है। प्योर रिस्क जो इंटरनल कंट्रोल्स रिस्क हमने डिस्कस किए थे, इंटरनल कंट्रोल रिस्क आपको याद है? इंटरनल कंट्रोल रिस्क कौन कौन से थे? जैसे फाइनेंशियल रिस्क था, हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क था, कॉम्प्लायंस रिस्क था। वो प्योर रिस्क हैं जो डाउन साइड रिस्क, यानी रिस्क ये है कि आप लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कॉम्प्लाई ना कर पाए। इसमें अब टू वे कोई चीज नहीं है, इसमें हम वर्स्ट साइड ही देख रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। तो वो जो इंटरनल कंट्रोल रिस्क हमने डिस्कस किए थे, दैट इज द डाउनसाइड रिस्क, प्योर रिस्क। और जो हमने ये एंटरप्रेन्योरल और बिजनेस स्ट्रेटेजिक रिस्क हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज द स्पेक्युलेटिव रिस्क। ऑलराइट, नाउ वील बी डिस्कसिंग जेनरिक और स्पेसिफिक रिस्क। देखें, जब हम बात करते हैं ना एक मैक्रो एनवायरनमेंट की, मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये इररिस्पेक्टिव
सब पे अप्लाई हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है, लॉ चेंज हो जाए पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर है। लेट्स अज्यूम पॉलिटिकल लीगल फैक्टर एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एग्जांपल लेते हैं कि यार रोड्स पर जो है ना वो डिफरेंट कैब्स अवेलेबल होती हैं, टैक्सीज अवेलेबल होती हैं, रोड्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस चल रही होती हैं। ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे, द होल इंडस्ट्री, द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसमें पूरे सेक्टर में जो भी आपके पास कैब्स भी हैं वो भी आ गई, टैक्सीज भी आ गई, बसेस भी आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो भी एसेट्स हैं, कैब्स हैं, टैक्सीज हैं, बसेस हैं, वो हाइब्रिड हो, इको फ्रेंडली हो। अगर आप अभी तक जो है वो कन्वेंशनल एसेट्स पर चल रहे हैं, कन्वेंशनल टैक्सीज हैं, कन्वेंशनल कैब्स हैं, बसेस, और वो हाइब्रिड नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है या इलेक्ट्रिक नहीं है, तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी चेंज करती है, ये लॉ बना देती है, तो ये किसी पर्टिकुलर कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि पूरे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ये रिस्क किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक नहीं है बल्कि उस पूरे सेक्टर के लिए कॉमन रिस्क है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो जाए, यानी ओवरऑल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ चली जाए, तो उस पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही होंगी, चाहे वो किसी भी सेक्टर की होंगी, वो अफेक्ट होंगी। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो फिर इससे क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी में जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही होंगी अकॉर्डिंगली वो अफेक्ट होंगी। सो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो कि जनरली सब पर अप्लाई होते हैं, वो जेनरिक रिस्क होते हैं। ठीक हो गया? फिर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टू द कंपनी होते हैं, स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री होते हैं। सो जेनरिक और स्पेसिफिक रिस्क की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Business risk can be either generic, that is the risk affects all businesses, or specific to individual business sector। या तो वो generic होंगे, तमाम businesses को, तमाम sectors को, उस इंडस्ट्री में तमाम कंपनीज को अफेक्ट कर रहे होंगे, या फिर वो स्पेसिफिक होंगे। जब वो स्पेसिफिक होंगे तो वो स्पेसिफिक बिजनेस सेक्टर्स के लिए, स्पेसिफिक कंपनीज के लिए होंगे। Examples of generic risk include changes in the interest rate, जैसा मैंने अभी आपको कहा, non-compliance with the company law, और poor use of the derivative instruments. Generic risk can also affect different businesses in different ways. A company with a substantial borrowing will be affected more by an increase in the interest rate than a company with little no borrowing. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो तमाम कंपनीज जो कि आपके डेट्स पे चल रही हैं, यानी जिनके फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में डेट इन्वॉल्व है, वो सब अफेक्ट होंगी। लेकिन जाहिर बात है अब हाईली गेयर्ड कंपनीज जो होंगी, जिनकी फाइनेंसिंग में डेट ज्यादा है, हाईली गेयर्ड बोलते हैं उनको, पढ़ा हुआ है आपने, जो हाईली गेयर्ड कंपनीज होंगी वो ज्यादा अफेक्ट होंगी। Similarly, a company manufacturing computers will be more at risk from the possibility of the changes in legislation affecting videos than a company providing legal services. जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर मैंने आपसे कहा कि अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट ये लॉ पास कर देती है कि भाई अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ऑपरेट करना है, so you have to bring hybrid buses, hybrid cars, eco-friendly assets, electric cars, देन इसका मतलब है कि इस पूरे सेक्टर में जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब की सब अफेक्ट होंगी कि भाई उनको दे हैव टू चेंज। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ स्पेसिफिक और जेनरिक रिस्क की। देखें, आपकी कंपनी लोकल मार्केट में सेल करती है, मेरी कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। जब आप लोकल मार्केट में सेल करते हैं तो यू आर डीलिंग विद द लोकल करेंसी। जब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं तो आई एम डीलिंग विद द फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेक्स चेंज होगा तो आप तो अफेक्ट नहीं होंगे,
ठीक है, ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा, जाहिर बात है, क्योंकि जब आप इकोनॉमी के अंदर ऐसे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो जाहिर बात है फॉरेक्स का इम्पैक्ट होता ही है, क्योंकि कोई ना कोई मटेरियल बाहर से आ ही रहा होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन रहा होता है, समहाउ आप इफेक्ट होंगे, लेकिन ज्यादा इफेक्ट में होगा। ये रिस्क स्पेसिफिक है टू द माई एंटिटी, क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। मेरी जो कॉस्टिंग है, मेरी जो प्राइसेस है, वो तो इमीडिएटली जो है वो चेंज हो जाएंगे। इंटरनल कंट्रोल्स में हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल्स, और वहां पे हमने ये पॉइंट एस्टेब्लिश किया था कि देयर आर टू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड की, कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू मेक श्योर कि एंटिटी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और फिर हमने कहा था कि उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना, उस इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी तरीके से जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू मेक श्योर कि कंपनी के अंदर एक प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू. The board of directors have a responsibility to safeguard the assets of the company and protect the investment of the shareholders. The board should therefore keep strategic risk within limits that shareholders would expect and avoid or control the operational risk. वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो बोर्ड की अप्रोच होगी ना रिस्क की, वो बिल्कुल लिंक्ड होगी शेयर होल्डर्स की अप्रोच के साथ। यानी जिसका पैसा है वही बताएगा कि भाई आपने कम रिस्क वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, ज्यादा रिस्क वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, आपने रिस्क सीकर बनना है, रिस्क अवर्स बनना है, आपको मॉडरेट रिस्क लेने हैं, क्या करना है। सो ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड बिल्कुल जी अपनी मर्जी के साथ जो है ना वो शेयर होल्डर्स के अप्रोच के अगेंस्ट चला जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने ये इंश्योर किया है। क्यों, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पहले कॉर्पोरेट फेलियर्स हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब नहीं था तो कॉर्पोरेट फेलियर्स थे, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स थे, बड़े बड़े स्कैम्स थे, जिसमें एनरॉन है, जिसमें साउथ सीज है, जिस तरह लेमन ब्रदर्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल, जिनसे ऐसे कुछ स्कैंडल जिनसे दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई। फॉर एग्जांपल एनरॉन है, उससे काफी इफेक्ट हुआ। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एज ए रिजल्ट लाया गया ताकि इज अ सिस्टम थ्रू विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ये इंश्योर करे कि कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और एक प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट एग्जिस्ट करे। प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कैपेबल हो कि वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे कंपनी के रिस्क को आइडेंटिफाई करे, असेस करे एंड मैनेज करे। यानी ये रिस्क मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं ना तो इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। ये कैडबरी रिपोर्ट भी अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है। डिस्क्राइब रिस्क मैनेजमेंट एज the process by which executive management, those who are involved in the day-to-day operations, executive management under board supervision identifies the risk arising from the business and establishes the priorities for control and particular objectives. So मैंने आपको बताया कि risk management and internal controls are linked together. So पहले आप risk identify करेंगे, assess करेंगे, और फिर जब manage कर रहे होंगे तो it's all about implementing the controls. So the UK code states that the board is responsible for determining the nature and extent of the significant risk it is willing to take in achieving its strategic objectives. इसको हम कहते हैं कि आपकी risk appetite. Risk appetite जो होता है वो ये होता है कि how much risk the company is willing to take. और जब appetite की हम बात करते हैं ना तो उसमें capacity और willingness दोनों होती हैं। Let's assume आप चाहते हैं कि आप एक सेशन में 3 पेपर पास कर लें, ये तो आपकी चाहत है, दिस इज योर विश, बट यू मे नॉट बी इन अ कैपेसिटी टू गिव 3 एग्जाम्स ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है आपके पास टाइम ही ना हो पढ़ने के लिए, हो सकता है आपके पास फी ना हो 3 पेपर्स देने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो जरूरी नहीं है कि एपेटाइट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू विश टू डू, उसमें कैपेसिटी का होना भी जरूरी है। ऐसा तो देखें तो कंपनी चाहेगी कि तमाम दुनिया के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दे, चाहती तो
चाहते तो सब हैं कि तमाम प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दे, लेकिन क्या उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि दुनिया के तमाम प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दे? इट इज इम्प्रैक्टिकल. सो व्हेन इट कम्स टू द एपिटाइट, इसमें विलिंगनेस और कैपेसिटी दोनों चीजें जो हैं वो आ जाती हैं. सो द बोर्ड शुड मेंटेन sound risk management, prudent risk management, and internal control system which is capable of protecting the investment of the shareholders, safeguarding the assets of the company, identifying the risk, assessing them, and managing them on the timely basis. So risk management and internal controls ये already हम discuss कर चुके हैं कि ये जो पूरा process है ये आपस में linked है. और मैंने आपको बताया था कि इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं उसमें जब रिव्यू की बारी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है कि वो रिव्यू करे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कंपनी में एग्जिस्ट करता है क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है या नहीं. और मैंने आपसे कहा था कि ये काम जो है वो बोर्ड किस से ले लेता है? ये काम बोर्ड जो है वो अपनी ऑडिट कमेटी से ले लेता है. कंपनीज के अंदर डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो कि बोर्ड के अंडर काम कर रही होती हैं. और वो कमेटीज इसलिए बनाई जाती हैं, कॉर्पोरेट में गवर्नेंस में हम जाके पढ़ेंगे भी, कि बोर्ड का जो बर्डन है वो शेयर हो जाए. कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो बोर्ड अपने पास रिटेन कर लेता है, ओवरऑल बोर्ड उस पर डिसीजन लेता है. कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि बोर्ड डेलीगेट कर देता है अपनी सब कमेटीज को, कि ताकि जो है एक तो जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी तो अथॉरिटी भी डेलीगेट होगी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी. क्योंकि बोर्ड में तो सब इकट्ठे बैठे होते हैं तो ब्लेम गेम हो सकती है, अच्छा ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ. जब कोई काम डेलीगेट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी और फिर बर्डन भी अकॉर्डिंगली शेयर हो जाएगा. The UK court states that the board should at least annually conduct a review of the effectiveness of the company's risk management and internal control system and should report to shareholders that they have done so. जिसमें हमने हमने एक्सटर्नल रिपोर्टिंग की बात भी की थी कि ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेस करे, रिव्यू करे एटलीस्ट एनुअली कि भाई जो कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो कैपेबल भी है कि नहीं है. दिस रिव्यू इज लाइकली टू बी कैरिड आउट बाय द ऑडिट कमेटी, जो कि मैंने आपको काफी डिटेल के अंदर ये सब पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए थे. द टर्नबुल गाइडेंस, अगेन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही की रिपोर्ट है, stated that in deciding the company's policies with regard to internal control, the board should consider the nature and extent of the risk facing the company. अच्छा, अब ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करता है. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि वैसे ही हाई 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 रिस्क होती हैं. जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको फैशन इंडस्ट्री की एग्जांपल दी थी ना. फैशन इंडस्ट्री में फैशन क्विकली चेंज होता है. फैशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ओपन है, कोई भी एंटर हो सकता है. तो कुछ इंडस्ट्रीज जैसे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, टेक से रिलेटेड कंपनीज, वहां पे आप देखें आए दिन कोई नई कंपनी आ रही होती है, वो सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे होती है. सो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क फेसिंग द कंपनी, की कंपनी किस टाइप के रिस्क फेस कर रही है. द एक्सटेंट एंड कैटेगरीज ऑफ रिस्क विच इज कंसीडर एज एक्सेप्टेबल फॉर द कंपनी टू बियर. Extent and categories of the risk which it considers as acceptable for the company to bear. देखिए, जब आप क्रेडिट ऑफर कर रहे होते हैं, जरा इस बात को समझें, जब आप क्रेडिट दे रहे होते हैं कस्टमर को तो आप कौन सा रिस्क एक्सेप्ट कर रहे होते हैं? आप क्रेडिट रिस्क एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. और वो क्रेडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क ऑफ बैड डेट्स. पता है ना आपको कि यार अगर कस्टमर वापस ना कर पाया तो बैड डेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ये रिस्क ले रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं. रीजन क्या होती है? क्योंकि आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में क्रेडिट देना वाइटल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया. अगर आप क्रेडिट नहीं देंगे तो कोई और क्रेडिट दे देगा. कस्टमर तो कहेगा जी मुझे तो क्रेडिट पे मिल रहा है, मैं आपसे क्यों लूं कैश पे. फ्री फाइनेंस है ना, हमने पढ़ा है कि भाई ये फ्री फाइनेंसिंग होती है कि आपको 30 दिन के लिए कोई चीज जो है वो उधार पर मिल गई, क्रेडिट पर मिल गई. सो बहुत सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो कि एंटिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही होती है, जिसकी मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दे दी. द लाइकलीहुड दैट द रिस्क विल मटेरियलाइज एंड इवेंट्स विल टर्न आउट वर्स देन एक्सपेक्टेड. देखिए, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो कि देखने में तो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क लगते हैं, लेकिन उनके मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम होती है. मिसाल के तौर पे अब वॉर है, वॉर का जो रिस्क है
वो बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है कि अगर जंग छिड़ गई, अगर वॉर हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, सप्लाईज बंद हो जाएंगी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप इसके चांसेस देखें, तो चांसेस आपको बहुत कम है, क्योंकि जाहिर बात है आजकल तमाम कंट्रीज जो है वो इसी कोशिश में है कि पीस को प्रमोट किया जाए। लेट्स टॉक अबाउट पीस। ये वॉर शॉर में कुछ नहीं रखा, लेकिन वॉर का रिस्क तो देखिए कितना सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके मटेरियलाइज होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। इसी तरीके से अगर आप मार्केट में बैठे हैं काफी अरसे से, यू आर द फर्स्ट वन टू बी इन द मार्केट, आप वहां पे जो है वो पाइनियर्स में से हैं। अब अगर आप कोई कंपेटिटर आपका आ भी जाता है तो इतनी आसानी से आपका मार्केट शेयर नहीं ले सकता, क्योंकि आप इतने अरसे में इतनी ब्रांड लॉयल्टी और गुडविल एस्टेब्लिश कर चुके हैं। The company's ability to reduce the probability of an adverse event occurring and reducing the impact of an adverse event when it does occur. देखें, मैं इसमें आप जापान की एग्जांपल ले लें। बहुत ज्यादा जलजले आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। शुरू में उनको काफी नुकसान होता रहा, फिर उन्होंने क्या किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की। उन्होंने ऐसा मटेरियल बनाया जो कि फ्लेक्सिबल है। यानी अब उन्होंने इस हद तक कर लिया कि भाई अगर इतने रेक्टर स्केल तक अर्थक्वेक होगा तो फिर ये बिल्डिंग सरवाइव कर जाएगी। हाँ, इससे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हुआ तो फिर जाहिर बात है उसमें फिर रिस्क हो सकता है। यानी अब एक स्मॉल लेवल के जो अर्थक्वेक उनके आते हैं तो उसके अगेंस्ट तो वो टेंशन ही लेते हैं कि यार हमने जो बिल्डिंग और उसमें मटेरियल ऐसा यूज कर लिया है कि वो इतना फ्लेक्सिबल है। मैंने खुद देखा है कि वो बिल्डिंग जो है ना वो इस तरह झूम जाती हैं लेकिन वो गिरती नहीं है। उसके रीजन क्या है कि वो उन्होंने मटेरियल पे रिसर्च की है। ये क्या किया उन्होंने, वो जो उस रिस्क का इम्पैक्ट था उसको अपनी रिसर्च से रिड्यूस कर लिया। The cost of operating the controls relative to the benefit that the company expect to obtain from the control. Cost benefit analysis is very important. कैसा ना हो कि जनाब आपके रिस्क के चांसेस बहुत कम है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत कम है, लेकिन जो कंट्रोल्स आपने उसके अगेंस्ट इंप्लीमेंट कर दिए हैं, दैट इज कॉस्टिंग टू मच टू द कंपनी। ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी जो है वो आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू कंसीडर इन रिलेशन टू द इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब फिर उन्हीं बातों की एक्सटेंशन है आपके पास, द रोल ऑफ द बोर्ड। It considers risk at the strategic level and defines the organization's appetite and approach to risk. मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क कौन से होते हैं, जो कि आपके बोर्ड लेवल के रिस्क हैं। बोर्ड लेवल के रिस्क हैं, जैसे स्ट्रेटेजी का फेल हो जाना, ये स्ट्रेटेजिक रिस्क है, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कस हो रहा होगा। यार लाइट चली गई ये, और जनाब अच्छा ठीक है मशीन जो है वो बंद हो गई है, मशीन काम नहीं कर रही, आज वो बंदा छुट्टी पे है। ये जो चीजें ना ये बोर्ड लेवल की नहीं है। स्ट्रेटेजिक लेवल की जो चीजें हैं, स्ट्रेटेजिक रिस्क ये है कि कंपनी की प्रोडक्ट का फेल हो जाना, ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट का फेल हो जाना, कंपनी के टेक्नोलॉजी का फेल हो जाना, कंपनी कंपनी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट शेयर का लूज कर जाना, ये सारे स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क हैं, ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बोर्ड देखे कि यार जो रिस्क बोर्ड ले रहा है, क्या वो शेयर होल्डर्स की अप्रोच और शेयर होल्डर्स की एपिटाइट के साथ सिंक्ड है कि नहीं है, इंटीग्रेटेड है कि नहीं है। और ये ऑलरेडी पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। The board is responsible for driving the risk management process, yani as identifying, assessing, and managing risk. The board is responsible for ensuring that risk management supports the strategic objective of the organization. हम उतने रिस्क ले रहे हैं जितने हमें लेने चाहिए। यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना कि हमने इस पॉइंट इन टाइम पे इस वक्त तक इतने सालों में यहां तक पहुंचना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो कहे जी मुझे इस साल जो है वो 4 पेपर पास करने हैं, तो उसका मतलब है कि उसको हर सेशन में एक पेपर देना पड़ेगा, या अगर 6 मंथ्स बाद दे रहा है तो हर 6 मंथ्स बाद 2 पेपर देने पड़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपना एक्शन करेगा। The board will determine the level of risk which the organization can accept in order to meet its strategic objectives. The board ensure that risk management strategy is communicated to rest of the organization. इसको हम कहते हैं कि रिस्क एम्बेडेड है ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में।
तमाम लोगों को पता है कि यार हम कितना रिस्क ले रहे हैं और हम कहां पहुंचना चाहते हैं। द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इज कम्युनिकेटेड टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज के अंदर वो रिस्क जो है वो इंटीग्रेट हुआ, वो एम्बेड हुआ है, वो सिंक हुआ है। वो तमाम लोगों को पता है कि यार हमारे एसोसिएटेड रिस्क क्या है। The board reviews risk and identifies and monitor progress of the management plans. The board will determine which risk will be accepted, which cannot be managed, or which is not cost effective to manage. That is the residual risk. Residual risk क्या होता है कि एक रिस्क होता है, उसके अगेंस्ट आप कुछ पर्टिकुलर एक्शन ले लेते हैं, फिर भी कुछ हद तक रिस्क जो है ना वो बच जाता है। जैसा मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको क्रेडिट रिस्क की एग्जांपल दी। बैंक जब लोन दे रहा होता है तो बैंक कैसे लोन दे देता है? बैंक आपसे क्या करता है? बैंक आपकी क्रेडिट असेसमेंट करता है, क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करता है, थ्रू ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करता है, आपसे कोलेटरल रखवाता है, 10 चीजें करने के बाद आपको लोन देता है। फिर भी एक रिस्क बच जाता है, फिर भी एक रिस्क बच जाता है, वो रेजिडुअल रिस्क होता है। यानी कुछ हद तक रिस्क फिर भी बच जाता है, वो रेजिडुअल रिस्क है। ठीक है। द बोर्ड विल जनरली डेलीगेट दीज एक्टिविटीज टू अ रिस्क कमेटी एज डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। हम यहाँ आगे जाके डिस्कस करेंगे रिस्क कमेटी क्या होती है। जिस तरह ऑडिट कमेटी होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ऑडिट कमेटी के अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने बनाई होती है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मोस्टली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें रिस्क कमेटी सेपरेटली नहीं होती, ऑडिट कमेटी ही उनके लिए वो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। देन वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, अब आपको याद होगा कि हमने इंटरनल कंट्रोल्स में भी 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें आपको याद हो हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ा था, कंट्रोल एक्टिविटीज पढ़ा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा था और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा था। यहां पर भी एग्जैक्टली सेम है, जस्ट उसको रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। इसका कंट्रोल एनवायरनमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि एटीट्यूड ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट टुवर्ड्स द कंट्रोल, टोन ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स द कंट्रोल, कि अगर बोर्ड ये चाहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स फॉलो हो तो फिर बोर्ड को पहले खुद फॉलो करने पड़ेंगे। यहां पर क्या है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट को रिप्लेस कर दे रिस्क कल्चर के साथ, कि जो रिस्क है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एम्बेडेड हो। जिस तरह अगर आप बैंक्स की बात करें ना, तो बैंक में हर शख्स जो अपने अपने डेजिग्नेशन पे अपने अपने सीट पर बैठा है वो अपने एसोसिएटेड रिस्क को समझता है। जिस तरह अगर आप कैशियर की बात करें, उसको ये रिस्क पता है कि मेरे पास फेक करेंसी आ सकती है। जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड है वो हर टाइम अलर्ट रहता है कि बैंक में रॉबरी हो सकती है। जिस तरह आपके पास जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर है उसको पता है कि यार ऐसे कस्टमर आ सकते हैं जो कि थोड़े रूड हो, जो कि बैंक की पॉलिसी से थोड़े खफा हो, तो मुझे अपना टेम्परामेंट बहाल करके रखना है। हर शख्स को अपने अपने लेवल पे रिस्क का पता होता है। जिस तरह ब्रांच मैनेजर है, उसको पता है कि अगर डिपॉजिट्स हमें ना मिले तो बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी, डिटोरिएट हो जाएगी। हर शख्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, वट एवर इट इज, उसको पता होना चाहिए कि यार मुझसे एसोसिएटेड रिस्क कौन से हैं। इसको हम कहते हैं कि एक रिस्क कल्चर क्रिएट करना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में रिस्क को एम्बेड कर देना, वोवन इनटू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए, आइडेंटिफाइंग, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, फिर और रिस्क को मैनेज करने के लिए कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और फिर मॉनिटरिंग ऑफ दोज एक्टिविटीज होना चाहिए। ये वही एलिमेंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैटेगरीज ऑफ रिस्क हम डिस्कस करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ रिस्क भी आप कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला रिस्क जो आपके पास है वो है मार्केट रिस्क। एग्जाम में बी प्रिपेयर्ड के रिस्क के एरिया से एग्जामिनर आपसे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, और फिर उसकी आपसे एप्लीकेशन मांग सकता है पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर। व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क, और फिर आपसे मांग सकता है कि अच्छा बताएं कि हाउ द लिक्विडिटी रिस्क इज अफेक्टिंग एबीसी कंपनी। इस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क कंसर्न्स potential losses on capital markets from changes in the value or volatility of the share price or other security. Market risk concern potential losses on capital markets.
from changes in the value or volatility of the share price or other security. ये अदर सिक्योरिटी की बात हो रही है, ये आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि आपके पास स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं. जैसा शेयर की प्राइस अगर गिर जाए तो दिस इंडिकेट्स कि कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं. A number of factors give rise to the market risk, sometimes referred to as market or price sensitive factors, including a range of external opportunities and threats. और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में यह बात पढ़कर आए हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूज मार्केट में आ गई है कि यार ये एबीसी कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलने वाली है या अनाउंस हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली उसकी शेयर प्राइस अप हो जाएगी. इस कंपनी ने बिड किया था, वो प्रोजेक्ट इनको मिल गया, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस ऊपर चली जाएगी. इस कंपनी से वो प्रोजेक्ट चला गया है, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस कम हो जाएगी. इस कंपनी पे गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया है, ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस. ये देखें, ये होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. तो ये मार्केट रिस्क होता है. क्रेडिट रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क मैंने आपको बताया कि कंपनी आजकल के एनवायरनमेंट में कंपनी को क्रेडिट देना पड़ता है. रीजन ये है कि मार्केट की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि कंपनी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी विदाउट ऑफरिंग क्रेडिट, क्योंकि 30 डेज 60 डेज 90 डेज ये तो आजकल रूटीन की आपके पास जो है वो क्रेडिट पीरियड है जो कि हर कंपनी ऑफर करती है. सो अगर आप इस पोजीशन में आए और कहें कि नहीं जी हमने तो कैश पे सेल करना है, तो फिर हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए. अब जब आप क्रेडिट ऑफर कर रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क तो रहेगा, रिस्क ऑफ बैड डेट्स तो होगा. ठीक है. अच्छा, रिस्क ऑफ बैड डेट के साथ साथ डिले भी हो सकता है. अब जब डिले होगा तो आपको पता है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर आज एक पेमेंट मिलनी थी तो उससे आप ज्यादा फायदा ले सकते थे, अगर वो 2 साल बाद जाके मिलेगी तो जाहिर बात है वो आपको कम बेनिफिट देगी. सो पैसे लेट मिलना भी जाहिर बात है, ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम बनेगा एंटिटी के लिए, क्योंकि बिजनेस अपना एक ऑपरेटिंग साइकिल, अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना. मतलब हम क्या करते हैं कि कस्टमर से रिसीव करते हैं तो सप्लायर्स को पे करते हैं, वो एक ऑपरेटिंग साइकिल हमने मैनेज किया होता है, कैश साइकिल जो हमारा होता है. अगर कस्टमर हमें टाइम पे नहीं पे करना कर पाएगा तो फिर सप्लायर को कहां से पे करेंगे? उसको पे करने के लिए ओवरड्राफ्ट्स लेंगे, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, गियरिंग बढ़ जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. फिर लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी क्या होता है कि क्या कंपनी कैपेबल है कि वो अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स से अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मैनेज कर सके. जिससे हम करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, वो क्या देख रहे होते हैं? हम लिक्विडिटी मेजर कर रहे होते हैं कि क्या कंपनी इस कैपेबल है कि दे कैन मैनेज देयर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज फ्रॉम द शॉर्ट टर्म एसेट्स. क्या उनके करंट एसेट्स सफिशिएंट हैं टू मीट द करंट लायबिलिटीज? अगर ये अगर ये करंट और क्विक रेशियो कम हो जाती है तो हम कहते हैं कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि कंपनी अपने कैश ऑपरेटिंग साइकिल को सही नहीं मैनेज कर पा रही. लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि इनको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इनकी ठीक नहीं हो रही, उसमें इश्यूज आ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि फिर इनको जो है वो ओवरड्राफ्ट वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा. फिर टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इसमें मल्टीपल एंगल्स हैं इसको डिस्कस करने के. सबसे पहले तो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल रिस्क कंसर्न द पोटेंशियल लॉसेस एंड डैमेज इनकर्ड बाय द फेलियर ऑफ एनी टेक्नोलॉजी. अब इसमें सिर्फ फेलियर नहीं आएगा, इसमें चेंज इन टेक्नोलॉजी आएगा, इसमें स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजी भी आएगा. जिस तरह मिसाल के तौर पे ये भी टेक्नोलॉजिकल रिस्क है कि आपने मूव ऑन नहीं किया नई टेक्नोलॉजी पे, आपका कंपेटिटर कर गया. और जब वो नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आएगा, जिस तरह मिसाल के तौर पे ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उठा के देख ले, छोटी से छोटी, अगर आप एक हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल भी आपको पता है आजकल एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं. अगर एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि हाईली इक्विप्ड है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स उनके पास हैं टेस्टिंग के लिए, और जनाब उनके जो रूम्स हैं, जो आईसीयूज हैं, बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, तो पेशेंट कहाँ पे जाके सेटिस्फेक्शन फील करेगा कि जहाँ पे उनके पास उसको नई टेक्नोलॉजी मिल रही है. तो अगर कोई हॉस्पिटल स्विच ना कर पाया तो उसके लिए रिस्क है. स्कूल्स कॉलेजेस की एग्जांपल ले लें. अब आजकल वो दौर तो नहीं है कि वो आपका ब्लैक बोर्ड है और व्हाइट चौक है. ठीक है, व्हाइट चौक ब्लैक बोर्ड से दौर शिफ्ट हुआ बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड्स पे बोर्ड मार्कर्स है. अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं. ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स में अपनी फैसिलिटीज हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है, वीडियोस बन रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, आप आप उनके यूजर आईडीज पे वो चीजें शेयर हो रही होती हैं। तो आप देखें कि अगर एक कॉलेज इतना हाईली इक्विप्ड होगा जहाँ पे ट्यूटर्स क्लास में प्रोजेक्टर्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा लोग होंगे। वो कॉलेजेस जहाँ पे कोई पुरानी चीजें चल रही होंगी तो फिर वहां पे कम लोग होंगे। सो ये कोई भी आप सेक्टर उठा के देख ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें टाइमली बेसिस पे। अगर आपका कंपेटिटर आपसे पहले मूव कर जाएगा तो फिर आप करेंगे भी तो लोग आपको फॉलोअर कहेंगे, लोग आपको लीडर नहीं कहेंगे। और स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर में हम क्या बनने जा रहे हैं? हम बिजनेस लीडर बनना चाह रहे हैं कि हमने अपनी कंपनी को उस स्टेज पे लेकर आना है कि जहां पे हमारे फॉलोअर्स हों, हमारी कंपनी के फुट स्टेप्स को दूसरी कंपनी फॉलो करें, ना कि हम जो है वो किसी कंपनी के पीछे लगे हुए हैं। सो टेक्नोलॉजिकल रिस्क कंसर्न्स द पोटेंशियल लॉसेस and damage incurred by the failure of any technology. The impacts of the technological risk depend on those activities which depend on upon the particular technology in question. जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दी। In the case of lost data or a computer storage failure, recent work may be lost or more seriously, a patient may suffer if a piece of medical technology fails during use. In some financial system, technology failures can also have very high impacts if the financial data is lost, for example. लीगल रिस्क क्या होता है? लीगल रिस्क ये होता है कि एंटिटी जो है वो लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई ना कर पाए। दिस इज द लीगल रिस्क। Legal risk, which includes regulatory risk, is the risk of losses arising from failure to comply with the laws and regulations. अब laws and regulations मैंने आपको पहले भी पूरी एक लिस्ट बताई थी कि इतना हाईली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है आपके पास। सिंपल देखें, डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं, ब्ला ब्ला, एक बहुत लंबी लिस्ट है लॉज एंड रेगुलेशंस की। अगर कंप्लाई ना कर पाए एंटिटी तो क्या होगा? ऑपरेटिंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस हो सकते हैं, फाइन्स हो सकती हैं, पेनल्टीज हो सकती हैं, और ओवरऑल रेपुटेशन भी कंपनी की डैमेज होगी। फिर आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क है। अगेन, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ गवर्नमेंट ने किस लिए बनाया हुआ है? ये इंश्योर करें कि जितनी भी कंपनीज हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करती हैं कि कहीं एम्प्लॉइज इंजर्ड तो नहीं हो रहे ड्यूरिंग द वर्क। और आपको पता है कि अगर आपने लॉ का पेपर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो वहां पे आपने पढ़ा था कि आप लॉस ऑफ, मतलब ये इंजरी और डेथ का जो लॉस है, इसको आप एग्जाम्शन में नहीं डाल सकते, एग्जाम्शन क्लॉजेस में नहीं डाल सकते। यानी आप अपने एम्प्लॉयज से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखवा भी लें, साइन भी करवा लें कि यार अगर आप ड्यूरिंग द वर्क इंजर्ड हो गए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब भी ये एग्जाम्शन क्लॉज वैलिड नहीं होगी। क्योंकि स्टैंडर्ड लॉ ये कहता है कि भाई इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एम्प्लॉयज को एक हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। सो हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क क्या होता है? दीज आर रिस्क टू इंडिविजुअल, employees or others arising from any failure in or operations giving rise to compromise human welfare. Health and safety risk, and particularly the probability of given health and safety risk materializing, is generally increased by the number of factors. The first is the lack of health and safety policy. जिसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को देखें ना, तो अब वहां पे अगर आपको पता है पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम्स होते हैं, पर्टिकुलर आउटफिट्स होती हैं, उन्होंने देखना है हेलमेट आपने पहनना है, ग्लव्स आपने पहनने हैं, ग्लासेस आपने प्रोटेक्टिव लगाने हैं। अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। अगर लैक ऑफ पॉलिसी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंजरीज होंगी। द सेकंड इज द लैक ऑफ इमरजेंसी प्रोसीजर्स और फेलियर टू डील विद हैजर्ड्स दैट अराइज। इस तरह अगर आप बात करें ना, ऐसी कंपनी जिस तरह ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, अब पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जाहिर बात है, जो कि जिनके अपने रिजर्व्स हैं, जाके वो ऑयल की एक्सट्रैक्शन करती हैं। उसमें आपको पता है कि कितनी जो है वो कितनी ज्यादा वहां पे डिगिंग होती है ऑयल के लिए। उसमें उसमें आपको जमीन के नीचे जाना होता है, उसमें प्रॉपर उतरना है, उसमें पाइप्स हैं, हीट है, टेम्परेचर है। तो वहां पे पूरा एक कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट होता है।
जो कि ये पर्टिकुलरली चेक कर रहा होता है कि यार जितने भी एम्प्लॉइज हैं प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, सेफ्टी मेजर्स वो अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक बंदे की भी जो डेथ है ना, वो मीडिया की हाईलाइट बन जाती है, मीडिया की न्यूज़ बन जाती है और कंपनी हाईली क्रिटिसाइज हो जाती है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल रिस्क है। अगेन कंपनी नीड्स टू कंप्लाई विद द एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस। और अगेन आजकल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे मीडिया इतना स्ट्रांग है, जहाँ पे ग्रीन कंज्यूमर एग्जिस्ट करते हैं, आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कॉज करती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, चाहे वो आप गैसेस एमिट कर रहे हैं या आप इको फ्रेंडली एसेट्स यूज नहीं कर रहे, या आप वेस्टेज वगैरह कर रहे हैं, या आप जो है रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, या आप पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जिस तरह आजकल आप देखें ना, प्लास्टिक सबसे ज्यादा जो है वो डिस्कस होता है कि अगर आप सी की बात करें, ओशंस की बात करें, उसमें जो पॉपुलेशन है जो कि सी क्रिएचर्स हैं, वो प्लास्टिक की वजह से अफेक्टेड है। उस पे कितने आए दिन रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, यूएन भी कंसर्न्ड है, एवरीवन इज कंसर्न्ड रिगार्डिंग दैट। बहुत सारी कंपनीज उस पे स्टेप्स भी ले रही हैं। जिस तरह एडिडास की मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी स्टोरी मिलेगी। एडिडास ने क्या किया हुआ, कोलैबोरेशन की हुई है कंपनी के साथ। वो क्या करते हैं, ये सी से, ओशन से, ये जो आपके पास साइट्स होती हैं, यहाँ से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, लोग जाके बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, एडिडास ने कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की हुई है, वहां से वो ये जो आपके पास प्लास्टिक होता है वो कलेक्ट करते हैं। सी ये जो आपके साइट्स पे वेस्टेजेस होते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करके उन्होंने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है, वो उससे थ्रेड बना रहे हैं। जो प्लास्टिक वो कलेक्ट करते हैं, उससे वो थ्रेड बना रहे हैं। वो थ्रेड वो यूज करते हैं अपनी शर्ट्स की स्टिचिंग में, अपने शूज की स्टिचिंग में। और आपको पता है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए उनके ब्रांड एम्बेसडर्स वो किट्स जो ड्यूरिंग द मैचेस वियर कर रहे हैं, पहन रहे हैं, कि देखिए ये वो शर्ट है जो कि बनाई गई है उस मटेरियल से, उस थ्रेड से, जो कि सी से पोल्यूशन वो वेस्टेज कलेक्ट किया गया और फिर उससे ये बनाया गया ताकि रिसाइकलिंग प्रमोट की जाए। सो एनवायरमेंटल रिस्क क्या होगा कि एंटिटी कंप्लाई ना कर पाए विद द एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। और अगेन रेपुटेशन रिस्क क्या है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से एंटिटी की रेपुटेशन डैमेज हो। जिस तरह चाइल्ड लेबर यूज करेंगे, ये भी रेपुटेशन को डैमेज करेगा। जिस तरह आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, ब्राइब्स वगैरह में, करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स वगैरह में आप अनयूजुअली एंटर हो जाएंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी। बिजनेस प्रॉपर्टी रिस्क क्या होता है कि जब कंपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल के साथ कंप्लाई ना कर पाए, ठीक है, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, जिस तरह ब्राइब्स, करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हो। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क। और फिर मैंने आपको बताया कि हर बिजनेस सेक्टर के अपने रिस्क होंगे। ये पॉइंट आपको अब समझ आ जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डिफरेंट होंगे, सर्विस इंडस्ट्री के डिफरेंट होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा।